हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अनदर लो लेवल डिजाइन का प्रॉब्लम, जो कि एक पार्ट है लो लेवल डिजाइन बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट का। अगर इस प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी तक के एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसे बुकमार्क कर लीजिए। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी कई सारे एलएलडी के केस स्टडीज को कवर किया है, जैसे पार्किंग लॉट हो गया, बुक माई शो हो गया या फिर स्प्लिट वाइज एलएलडी। इन सभी एलएलडीज को हमने कोड इम्प्लीमेंटेशन के साथ कवर किया है। फ्री सोर्स कोड की लिंक भी अटैच की है दोस्तों, तो जल्दी से जाके उन्हें भी देख लीजिए। एंड इस प्लेलिस्ट में हमने कई सारे डिजाइन पैटर्न्स को भी कवर किया है एंड आगे भी हम कई और डिजाइन पैटर्न्स को कवर करने वाले हैं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं ब्लिंकिट के एलएलडी को। तो ब्लिंकिट का जो एलएलडी है, जो क्वेश्चन है, ये कई बार कई सारे इंटरव्यू राउंड्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फोन पे के मशीन कोडिंग राउंड में ये रिसेंटली पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करना चाहिए एंड इंटरव्यू के टाइम पे अगर ये प्रॉब्लम हमसे पूछा जाए तो हम इसे कैसे तुरंत सोच के विजुअलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं एंड हमारा क्या इंट्यूशन होना चाहिए, वो भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सिर्फ इसका सॉल्यूशन ही नहीं देखेंगे, बल्कि सॉल्यूशन के साथ हम कौन सी सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए एंड कौन सा डिजाइन पैटर्न कौन सी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है, वो भी हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ताकि इंटरव्यूअर आपसे कोई फॉलो अप क्वेश्चन पूछे तो आपको उसका जवाब भी आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ब्लिंकिट के एलएलडी को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ब्लिंकिट के एलएलडी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, इंटरव्यूअर से क्या क्या क्वेश्चंस क्लैरिफाई करने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करना चाहिए, इसकी क्लास डायग्राम अलॉन्ग विद दैट हम इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे एलएलडी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि किसी भी एलएलडी को अप्रोच करने का सबसे फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि हम उसके रफ फ्लो को अपने माइंड में बना ले। तो ब्लिंकिट को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो आज के इस प्रॉब्लम का स्पेशल थिंग ये है कि आज का ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करूंगी, ये आप सॉल्व करोगे अपने तरीके से। एंड अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट अब तक के फॉलो की है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है दोस्तों। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका ब्लिंकिट का रफ फ्लो। तो ब्लिंकिट की वेबसाइट में मैंने विजिट किया है एंड सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो है डिटेक्ट माय लोकेशन। तो ब्लिंकिट एप्लीकेशन को के बारे में जब हम सोचते हैं तो सब नंबर वन चीज ये एक ही आ जाती है कि हमारे स्पेसिफिक लोकेशन को वो आइडेंटिफाई करेगा, हमारे एड्रेस को, एंड हमारे एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी वेयर हाउस है उसे वो मैप कर लेगा हमारे एड्रेस के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप सोच सको तो एक चीज क्लियर आ जाती है कि हमारे पास जो यूजर है उसका एड्रेस एक कंपोनेंट बना सकते हैं हम, एंड एक एड्रेस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग हम वेयर हाउसेस को मैप कर सकते हैं। तो वेयर हाउस को हम सिलेक्ट करने की भी एक प्रोसेस यहाँ पे हमें मैनेज करनी पड़ेगी दोस्तों। तो वेयर हाउस सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम अलग से एक उसकी सर्विस बना लेंगे दोस्तों। सर्विस कह सकते हैं या फिर अल्गोरिदम कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा जो वेयर हाउस रहेगा उसको सिलेक्ट करने की हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले जो यूजर है, मतलब मैं ब्लिंकिट वेबसाइट पे जाती हूँ, अपना पिन कोड रजिस्टर करती हूँ एंड जो ब्लिंकिट का जो बैकएंड है वो मुझे उस पिन कोड के करस्पॉन्डिंग जो वेयर हाउसेस है नियरेस्ट वन वो मुझे मैप कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक वेयर हाउस नाम की स्ट्रैटेजी बनाऊंगी दोस्तों एंड उस वेयर हाउस स्ट्रैटेजी के करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रैटेजी को लिस्ट डाउन करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक नियरेस्ट वेयर हाउस का मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है। उस स्ट्रैटेजी में मैं एक एल्गोरिदम को डिफाइन करूंगी। यहाँ पर मैं कोई भी एल्गोरिदम यूज कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं गूगल मैप्स की एपीआई यूज कर सकती हूँ नियरेस्ट वेयर हाउस फाइंड आउट करने के लिए, या फिर एक हैवर्सिन नाम के एक एल्गोरिदम है वो भी यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी एल्गोरिदम यूज कर सकती हूँ नियरेस्ट वेयर हाउस फाइंड आउट करने के लिए। तो इतना वेयर हाउस का जो पोर्शन है, जो स्टार्टिंग है, वो तो आपको क्लियर हो गई है कि कौन से कंपोनेंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड कौन से कंपोनेंट्स की क्या क्या रिलेशनशिप्स होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अभी हम रफ फ्लो के तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पिन कोड डाल रही हूँ ताकि हमारा वेयर हाउस जो है वो सिलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों अभी मैंने पिन कोड डाल दिया है एंड अब जब मैंने पिन कोड डाला तो मुझे यहाँ पे करंटली मतलब तुरंत ही क्या क्लिक हुआ कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कितने टाइम में डिलीवरी हो रही है। मतलब जो हमारा जो वेयर हाउस सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप के तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यूजर को हमारी इन्वेंटरी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर
इसे देखते बराबर आपको क्या समझ में आ जाता है कि वेयर हाउस सिलेक्ट होने के बाद क्या होगा कि इन्वेंट्री को हम फेच करेंगे। वेयर हाउस के अंदर कई सारे इन्वेंटरी लिस्ट डाउन होगी दोस्तों, एंड उस इन्वेंटरी के अंदर प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगी, एंड प्रोडक्ट की कैटेगरीज के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे दोस्तों, एंड उन प्रोडक्ट्स का स्टॉक होगा जो हम मैप करेंगे हमारे इन्वेंटरी में। तो दोस्तों अभी अभी जो मैंने बताया उससे हमें एक चीज तो साफ क्लियर हो जाती है कि हमें वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री एक कंपोनेंट बनाना है, इन्वेंट्री कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी एक कंपोनेंट बनानी है, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हमें प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन करना है, मतलब हमारा इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो। एंड प्रोडक्ट कैटेगरी पे हम उस प्रोडक्ट की प्राइस भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी वो लार्ज बॉटल कोका कोला, तो उस लार्ज बॉटल कोका कोला की एक स्पेसिफिक प्राइस होगी दोस्तों, तो वो हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं दोस्तों, उसे हम बाद में यूएमएल डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ पर आपने तो कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए इन्वेंट्री तक के। उसके बाद यहाँ पर मुझे कई सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज दिख रही है दोस्तों, एंड कैटेगरीज के अंदर मुझे कई सारे प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ तक के हमने देख लिया कि हमें कैसे अप्रोच करना है इस ब्लिंकिट की एलएलडी को। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक रैंडमली एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ, एंड उसके बाद की प्रोसेस को हम साथ के साथ उसका कंपोनेंट आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उसकी क्लास डायग्राम को ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखते बराबर हमारी क्लियर हो जाएगी कि इसकी क्लास डायग्राम ऐसे ऐसे बनेगी, एंड इसकी कोडिंग हम ऐसे ऐसे करेंगे। देखते बराबर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थम्स अप कोला को सिलेक्ट किया है, एंड अभी हम इसके प्रोडक्ट लिस्ट पे जाएंगे, एंड यहाँ पर मुझे एक प्रोडक्ट का पेज दिखता है, एंड उस प्रोडक्ट के पेज में उस प्रोडक्ट की डिटेल्स दिखती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट एपीआई को एक्सपोज कर सकते हैं जो प्रोडक्ट की डिटेल्स को फेच कर सके। इसे भी हम देखेंगे कोड में बैकएंड में कैसे दिखता है, एंड इसका कोड कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो दोस्तों अभी जो मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगी कि मेरे प्रोडक्ट को चेकआउट करूंगी। तो यहाँ पर मैं मेरे प्रोडक्ट को चेकआउट कर रही हूँ। तो दोस्तों प्रोडक्ट को चेकआउट करते बराबर हमारी कौन सी प्रोसेस यहाँ पे रन हो रही है, तो यहाँ पर हमारी चेकआउट एक प्रोसेस रन हो रही है, एंड चेकआउट इस प्रोसेस में हमें क्या क्या दिख रहा है दोस्तों कि हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। जो हमारा ब्लिंकिट के जो बैकएंड है, ब्लिंकिट के बैकएंड ने चेक कर लिया कि हमारे पास जो जो प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया था वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको उसने मैप कर लिया, फेच कर लिया इन्वेंट्री डेटाबेस से, एंड उसने उस प्रोडक्ट का एक मुझे इनवॉइस बनाकर दे दिया है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड करने जाऊंगी, तो यहाँ पर मेरा एक यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं कर रही हूँ दोस्तों प्रोसीड करने के लिए, पर फिर भी आप इसे विजुअलाइज कर सकते हो कि जब मैं प्रोसीड करने जाऊंगी तो यहाँ पर मेरा एक डिलीवरी सिस्टम रन हो जाएगा ब्लिंकिट के बैकएंड में। तो डिलीवरी सिस्टम रन होने के बाद क्या होगा, ऑर्डर जो है वो ऑर्डर स्टेटस अपडेट होगा, वो ऑर्डर प्लेस हुआ है, आउट फॉर डिलीवरी है, या जो भी उसका ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह है, वो एक ऑर्डर स्टेटस अपडेट होगा, इनवॉइस जनरेट होगा, एंड आउट फॉर डिलीवरी हो जाएगा दोस्तों। एंड उसके बाद हमारा इस तरह से हमें वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो हमें मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हमने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ब्लिंकिट की एलएलडी को ही हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है दोस्तों, अगर आप सोच सके तो देखते बराबर ही हमने विद इन 10 मिनट्स पूरी ब्लिंकिट की एलएलडी को सॉल्व कर लिया है। तो अभी बारी आती है सिर्फ इसके यूएमएल डायग्राम को अच्छी तरह से देखने की, एंड इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को देखने की। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसके यूएमएल डायग्राम को देखते हैं। तो दोस्तों बिफोर जंपिंग इनटू द क्लास डायग्राम, एक चीज यहाँ पर हमने मिस कर दी थी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई कर देते। तो यहाँ पर हमने फंक्शनल जो भी इसकी ब्लिंकिट एलएलडी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको गैदर कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास यूजर मैनेजमेंट होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए, वेयर हाउस सिलेक्शन होना चाहिए, कार्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए, पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, एंड नोटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो करंट जो एलएलडी है इसमें मैं नोटिफिकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर उसको इंप्लीमेंट करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैं उसकी अगर जरूरत पड़े तो एक अनदर वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो बाकी के जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसे हम काफी अच्छी तरह से कवर करेंगे दोस्तों। एंड ये जो रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही है। जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती है जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है हमारे सिस्टम को, उसे हम हाई लेवल डिजाइन में कवर करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको उसकी जरूरत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे सिस्टम्स की हाई लेवल डिजाइन भी बनाऊं।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो दोस्तों। ये तो रिक्वायरमेंट्स तो हमारी क्लैरिफाई हो चुकी है दोस्तों। अभी हम इंटरव्यूअर से एक फॉलो अप क्वेश्चंस भी कर लेंगे दोस्तों। तो इंटरव्यूअर से हम कौन से फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो ये है कि यूजर, क्या हमारा जो यूजर है वो मल्टीपल एड्रेसेस होने चाहिए उसमें, या फिर हाउ टू हैंडल आउट ऑफ स्टॉक्स, एंड ऐसे जो भी कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस आपको एलएलडी सॉल्व करते समय डाउटफुल लग रहे हो, उसे आप इंटरव्यूअर से क्लैरिफाई कर सकते हो दोस्तों। जो फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, वो जो भी आपके डाउट्स होते हैं इंटरव्यूअर से, वो तुरंत के तुरंत आप क्लियर कर लेना, क्योंकि जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी भी एलएलडी को एंड आप हाफ वे में हो उस एलएलडी को इंप्लीमेंट करने के, तब आपको कुछ डाउट आता है तो फिर वो बहुत ज्यादा गड़बड़ क्रिएट कर देगा दोस्तों उस टाइम पे। उससे अच्छा आप जो भी कुछ आपके डाउट्स हो वो एलएलडी डिजाइन को इंप्लीमेंट करने के स्टार्ट में ही इंटरव्यूअर से क्लियर कर लेना। वो एक काफी ज्यादा अच्छा अप्रोच होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने सब कुछ कवर कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं क्लास डायग्राम की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ब्लिंकिट एलएलडी के क्लास डायग्राम को देखते हैं एंड पैरेलली हम इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बॉटम अप अप्रोच का यूज करना चाहूंगी, क्योंकि हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद हम प्रोडक्ट की कैटेगरी एंड प्रोडक्ट की जो भी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के बाद हमारे पास वेयर हाउस आ जाता है एंड वेयर हाउस के बाद हमारे पास वेयर हाउस कंट्रोलर आ जाता है। इन सबको डिजाइन करना आसान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्रोडक्ट क्लास को डिफाइन किया है एंड हम यहाँ पर एक अच्छी प्रैक्टिस ये रहेंगी कि हम जो भी कंपोनेंट है हमारा उसकी एक सेपरेट क्लास बनाए, एनकैप्सुलेशन का यूज करें यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट की क्लास बनाई है एंड प्रोडक्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट की आईडी स्टोर की है, प्रोडक्ट का नेम स्टोर किया है। चाहे तो आप यहाँ पर अदर प्रोडक्ट की डिटेल्स भी स्टोर कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स दी है, एक प्रोडक्ट की आईडी एंड दूसरा प्रोडक्ट का नेम। एंड उसके बाद हमारी आ जाती है प्रोडक्ट की कैटेगरी। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी नाम से एक क्लास बनाई है दोस्तों एंड प्रोडक्ट की कैटेगरी क्लास में हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी की आईडी आ गई, कैटेगरी का नेम आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरी की आईडी आ गई, प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो आ गए। यहाँ पर हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इसलिए यूज किया है ताकि हम इजीली फिल्टर आउट कर सके एंड हमारा जो ऑपरेशन है फिल्ट्रेशन का एंड ऑल वो काफी ज्यादा इजीली हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिस्ट को यूज किया है दोस्तों। एंड उसके बाद हमारी आ जाती है प्राइस एंड कुछ मेथड्स यहाँ पे डिफाइन है दोस्तों प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, जैसे कि ऐड प्रोडक्ट्स हो गया, रिमूव प्रोडक्ट हो गया एंड गेट स्टॉक मेथड होगी। तो ऐड प्रोडक्ट क्या करेगा, हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा एंड रिमूव प्रोडक्ट क्या करेगा, ठीक उसका उल्टा कि वो प्रोडक्ट्स को रिमूव करेगा। गेट स्टॉक क्या करेगा कि जितने भी स्टॉक उस प्रोडक्ट कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग लिस्टेड है उनका एक नंबर दे देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बराबर ही सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट स्टॉक जो मेथड है वो हमारी रिटर्न करेगा इस लिस्ट का जितना भी साइज है उसको रिटर्न करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर कोड की इंप्लीमेंटेशन को देखने की ही जरूरत नहीं पड़ी हमें, यहाँ पर हम देखते बराबर समझ गए कि गेट स्टॉक जो है हमारा वो जो प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है उसका साइज को रिटर्न करेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इन्वेंट्री नाम से एक अनदर क्लास बनाई है। तो हमारी इन्वेंट्री क्या स्टोर कर रही है, प्रोडक्ट कैटेगरी की लिस्ट स्टोर कर रही है दोस्तों। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरीज की लिस्ट है वो हमारे इन्वेंट्री में स्टोर है। तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इन्वेंट्री जो है हमारी वो एक्चुअल इन्वेंट्री में क्या रहेगा, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कैटेगरी को स्टोर किया है हमने एक एरे लिस्ट बनाकर एंड उसमें हमारे कुछ मेथड्स डिफाइंड है दोस्तों। तो सबसे पहली जो मेथड है हमारी वो है हमारी सिंपल कंस्ट्रक्टर मेथड एंड उसके बाद हमारी ऐड कैटेगरी, ऐड प्रोडक्ट, रिमूव आइटम्स एंड गेट प्रोडक्ट कैटेगरी फ्रॉम आईडी। तो यहाँ पर हमारी जो ऐड कैटेगरी है वो काफी ज्यादा सिंपल एक प्रोडक्ट कैटेगरी को ऐड करेगा हमारी जो लिस्ट है उसमें। ऐड प्रोडक्ट क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग ऐड कर देगा दोस्तों। एंड जो हमारा रिमूव आइटम्स है वो क्या करेगा कि जो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी एंड काउंट का मैप है, मतलब यहाँ पर एक सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँ तो हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, सपोज हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी है कोको कोला लार्ज बॉटल। कोको कोला लार्ज बॉटल्स के अंदर हमारे कुछ 20 स्टॉक्स पड़े हैं। तो वो जो कोको कोला लार्ज बॉटल के करस्पॉन्डिंग हमारी जो वैल्यू क्या रहेगी वो 20 रहेगी यहाँ पर दोस्तों। तो उसमें से हमारी जो रिमूव आइटम्स क्या करेगा कि उसमें से हमारी जो काउंट है उसको रिड्यूस कर देगा दोस्तों।
एंड उसके बाद आ जाती है हमारी गेट प्रोडक्ट कैटेगरी फ्रॉम आईडी। प्रोडक्ट कैटेगरी की जो आईडी है उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोडक्ट को रिटर्न करा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी नाम से एक एट्रीब्यूट बनाया है दोस्तों। हमारा जो ये मेथड है गेट प्रोडक्ट कैटेगरी फ्रॉम आईडी, ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी के करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को रिटर्न कर देगा दोस्तों। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स है दोस्तों, जैसे कि वेयर हाउस में हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है इन्वेंट्री, सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा एड्रेस, मतलब वेयर हाउस की जो लोकेशन है वो, एंड वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री है हमारी। एंड उसके बाद हमारी आ जाती है मेथड्स। तो हमारे मेथड्स में क्या आ जाते हैं, हमारा वेयर हाउस का कंस्ट्रक्टर, एंड उसके बाद रिमूव आइटम्स, ऐड आइटम्स एंड गेट एड्रेस। गेट एड्रेस क्या करेगा, वेयर हाउस की लोकेशन को रिटर्न कर देगा। एंड दोस्तों वेयर हाउस की लोकेशन हमें किस लिए यूज हो रही है कि उस पर्टिकुलर यूजर के एड्रेस के करस्पॉन्डिंग हमें वेयर हाउस फाइंड आउट करने के लिए हमें वेयर हाउस की लोकेशन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वेयर हाउस के लोकेशन का ये यूज है दोस्तों, इसे हम आसानी से लिंक कर पा रहे हैं कि ये कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से। एंड हमारा जो रिमूव आइटम फ्रॉम इन्वेंट्री है वो सिंपली आइटम्स को रिमूव कर रहा है इन्वेंट्री से, एंड ऐड आइटम टू इन्वेंट्री वो सिंपली प्रोडक्ट्स को इन्वेंट्री में ऐड कर रहा है दोस्तों। एंड ऐड आइटम टू इन्वेंट्री क्या कर रहा है कि वो आइटम्स को इन्वेंट्री में ऐड कर रहा है सिंपली दोस्तों। तो उसके बाद आ जाता है हमारा वेयर हाउस कंट्रोलर। तो जो हमारी वेयर हाउस जो कंट्रोलर जो क्लास है उसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, मतलब आपको तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि उसके अंदर वेयर हाउस की लिस्ट स्टोर है, पर इसे देखते बराबर ही हमने जब ब्लिंकिट की एलएलडी का रफ फ्लो देख रहे थे तो हमें क्लिक था कि वेयर हाउस हमारे पास कई सारे लिस्ट ऑफ वेयर हाउस है। वो जो वेयर हाउस की जो लिस्ट है उसे कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर बनाया है हमने यहाँ पर सिंपली, उसे हमने नाम दिया है वेयर हाउस कंट्रोलर। एंड जो उस वेयर हाउस की लिस्ट में से हमारे यूजर के एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी नियरेस्ट वेयर हाउस है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे चल के अगर हमें दूसरी कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी हो, जैसे कि अगर हम फिलहाल में गूगल एपीआई की मदद से नियरेस्ट वेयर हाउस फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आगे चल के हम कोई और एल्गोरिदम को ऐड करें नियरेस्ट वेयर हाउस फाइंड आउट करने के लिए, तो हम बिना कोड को चेंज किए सिंपल एक स्ट्रैटेजी का एक नया कंपोनेंट बना सकते हैं दोस्तों, जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड है उसे चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास वेयर हाउस की लिस्ट स्टोर है एंड वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी स्टोर है दोस्तों। तो वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी के अंदर हमारी जो स्ट्रैटेजी एंड जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर। एंड उसके बाद हमारे जो कुछ मेथड्स है, जैसे कि वेयर हाउस कंट्रोलर एक कंस्ट्रक्टर हो गया यहाँ पर, ऐड न्यू वेयर हाउस हो गया, एंड रिमूव वेयर हाउस हो गया, एंड सिलेक्ट द वेयर हाउस हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी हम वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को देखते हैं। तो हमारा जो वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर हम बाकी के जो स्ट्रैटेजीज है उनको इंप्लीमेंट करने वाले हैं दोस्तों। तो ये था हमारा वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, एंड यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया है दोस्तों फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कि हमने यहाँ पे नियरेस्ट वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया है। एंड उसके अंदर एक मेथड है हमारी सिलेक्ट वेयर हाउस, इस मेथड को हमने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ओवरराइड किया है दोस्तों। काफी ज्यादा सिंपल एंड आसान तरीके से हमारा वेयर हाउस सिलेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री का क्लास डायग्राम। इतना क्लास डायग्राम हमने देख लिया है, ये हमारा वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री का क्लास डायग्राम था। तो अभी हम इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को भी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा प्रोडक्ट की जो क्लास है उसका कोड। तो प्रोडक्ट की जो क्लास है उसका कोड काफी ज्यादा सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट आईडी को डिफाइन किया है एंड प्रोडक्ट नेम को डिफाइन किया है। अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के कोड को। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी का जो क्लास है उसमें हमने प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी एक डिफाइन की है, प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम एंड प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो कि एक एरे लिस्ट है, एंड उसकी प्राइस, एंड यहाँ पर हमने कुछ मेथड्स डिफाइन की है जैसे कि ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट एज अ पैरामीटर ले रहा है एंड जो प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है यहाँ पर जो हमने डिफाइन की थी उसमें वो ऐड कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूव प्रोडक्ट। तो रिमूव प्रोडक्ट क्या कर रहा है, जो हमारी प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें से वो रिमूव कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। एंड हमारा जो गेट स्टॉक है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स का साइज को रिटर्न कर रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद आ जाता है हमारा इन्वेंट्री। तो चलिए दोस्तों इन्वेंट्री के कोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्वेंट्री नाम से एक क्लास बनाई है एंड इन्वेंट्री के अंदर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी नाम से एक लिस्ट बनाई है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट में हम प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी की जो लिस्ट है वो स्टोर करेंगे दोस्तों। एंड यहाँ पर मैंने एक इन्वेंट्री का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैं प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट को एक न्यू एरे लिस्ट नाम से इनिशियलाइज कर रही हूँ दोस्तों। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक नई मेथड बना रही हूँ ऐड कैटेगरी नाम से। एंड ऐड कैटेगरी जो हमारी जो मेथड है वो एक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी बना रहा है एंड उस प्रोडक्ट कैटेगरी में वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग प्राइस को सेट कर रहा है, उस कैटेगरी के नेम को सेट कर रहा है एंड कैटेगरी के आईडी को सेट कर रहा है दोस्तों। एंड जो भी हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी की जो लिस्ट है उसके अंदर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को ऐड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज की क्लैरिटी देना चाहूंगी कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट कैटेगरी की प्राइस क्यों डिफाइन की है एंड प्रोडक्ट की प्राइस क्यों नहीं डिफाइन की है। तो यहाँ पर हम कैटेगरी को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो एक वर्जन है वो, मतलब जैसे कि अगर कोको कोला की अगर लार्ज बॉटल है उसके अंदर कितने सारे काउंट्स आ सकते हैं बॉटल के। तो ये हमारी एक कैटेगरी हुई दोस्तों जिसकी प्राइस सेम रहेगी, जिसका नाम सेम रहेगा, जिसके स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों। तो इसलिए उसकी प्राइस भी सेम ही रहेगी उस कैटेगरी के प्रोडक्ट की। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मेथड आ जाती है ऐड प्रोडक्ट नाम से। तो ऐड प्रोडक्ट जो हमारी मेथड है वो प्रोडक्ट पैरामीटर को ले रहा है एंड प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी एज अ पैरामीटर ले रहा है। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी नाम से एक नल ऑब्जेक्ट बनाया है एंड अभी मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगी दोस्तों। तो फॉर लूप क्या करेगा, जो भी हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी की जो लिस्ट है उसमें वो फॉर लूप चलेगा एंड जो भी हमारे कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी से जब वो मैच हो जाता है तो यहाँ पर मैं जो कैटेगरी ऑब्जेक्ट है उसे उस पर्टिकुलर कैटेगरी से असाइन कर दूंगी दोस्तों। एंड जब मेरी कैटेगरी ऑब्जेक्ट असाइन हो जाती है तो यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑब्जेक्ट में मेरा प्रोडक्ट ऐड कर दूंगी दोस्तों। तो काफी सिंपल हम यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं दोस्तों। एंड हमारा नेक्स्ट है रिमूव आइटम्स। तो रिमूव आइटम्स क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड काउंट का जो मैप है उसे एज ए पैरामीटर ले रहा है दोस्तों। तो हमारा जो मैप है उस पर हम फॉर लूप लगाएंगे दोस्तों एंड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग हम उस प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है हमारा गेट प्रोडक्ट कैटेगरी फ्रॉम आईडी। तो यहाँ पर भी हम मतलब विदाउट इवन सीइंग द कोड यहाँ पर हम लॉजिक तो क्लियर हो जाता है कि हमें फॉर लूप लगाना है प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर एंड उस पर्टिकुलर कैटेगरी जब भी मैच हो जाएगी तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को रिटर्न कर देंगे दोस्तों। तो यही है उसका लॉजिक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, मतलब इन्वेंट्री किस में रहेगी, वेयर हाउस में रहेगी दोस्तों। तो वेयर हाउस कंपोनेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेयर हाउस नाम से क्लास बनाई है दोस्तों एंड उस क्लास के अंदर मैंने इन्वेंट्री नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है एंड एड्रेस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पर मैं वेयर हाउस नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ दोस्तों। एंड उसके बाद एक रिमूव आइटम फ्रॉम इन्वेंट्री नाम से एक मेथड यहाँ पे डिफाइन की है जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी एंड काउंट का मैप ले रही है दोस्तों। एंड सिमिलर फंक्शन वो यहाँ पे परफॉर्म कर रही है जो हमारा प्रीवियस इन्वेंट्री में हमने परफॉर्म किया था। तो उसी मेथड को वो कॉल आउट कर रही है दोस्तों, इन्वेंट्री डॉट रिमूव आइटम्स को। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड आइटम्स टू इन्वेंट्री नाम से एक मेथड बनाई है दोस्तों। एंड उसके बाद हमने गेट एड्रेस नाम से एक मेथड बनाई है दोस्तों, तो जो कि रिटर्न कर रहा है हमारा सिंपल एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेयर हाउस। तो दोस्तों अभी हमने वेयर हाउस देख लिया, तो अभी चलते हैं वेयर हाउस कंट्रोलर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक वेयर हाउस कंट्रोलर नाम से एक क्लास बनाई है जिसमें मैं लिस्ट ऑफ वेयर हाउस स्टोर करूंगी एंड उसके बाद मैं एक वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को भी स्टोर करूंगी। यहाँ पर मैंने वेयर हाउस कंट्रोलर नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है दोस्तों जिसमें मैं उस पर्टिकुलर वेयर हाउस लिस्ट को असाइन कर रही हूँ एंड वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को भी असाइन कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मेथड्स बनाई है जैसे कि ऐड न्यू वेयर हाउस, रिमूव न्यू वेयर हाउस एंड सिलेक्ट वेयर हाउस। तो जो सिलेक्ट वेयर हाउस है ये हमारी इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों। तो यहाँ पर हम वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को कॉल आउट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर वेयर हाउस सिलेक्शन जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है दोस्तों जिसके ऊपर अलग अलग स्ट्रैटेजीज हमारी इंप्लीमेंट होंगी दोस्तों।
तो यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाई है सिलेक्ट वेयरहाउस नाम से। तो देखते हैं इसके ऊपर स्ट्रैटेजी हमारी इंप्लीमेंट हो रही है उसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नियरेस्ट वेयरहाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी नाम से एक क्लास बनाई है जो कि हमारे वेयरहाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को एक्सटेंड कर रहा है एंड उसके ऊपर जो मेथड थी सिलेक्ट वेयरहाउस उसे वो ओवरराइड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम सिंपली जो भी हमारी नंबर 0 पोजीशन पे जो वेयरहाउस है उसे हम रिटर्न करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो भी एल्गोरिदम हम यूज करना चाहते हैं हमारे नियरेस्ट वेयरहाउस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आप गूगल एपीआई का भी यूज कर सकते हैं या फिर हैवर्सन फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों। तो इसका फर्दर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा है दोस्तों। अगर आप चाहे तो इस कोड में आप उसकी इंप्लीमेंटेशन को कर सकते हैं। इस कोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने हमारी एलएलडी के फर्स्ट हाफ में क्या देखा था कि हमारा जो वेयर हाउस है वो कैसे सिलेक्ट हो रहा है एड्रेस पुट करते बराबर। एंड उसके सेकेंड हाफ में हमने क्या देखा था कि जो हमारा यूजर है वो उस इन्वेंट्री में से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा है, उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर रहा है एंड चेकआउट कर रहा है एंड पेमेंट का जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हमने फर्स्ट हाफ को कवर कर लिया, अभी हम सेकेंड हाफ को देखते हैं। तो सेकेंड हाफ का नंबर 1 कंपोनेंट यहाँ पर आ जाता है यूजर। तो चलिए दोस्तों अभी हम यूजर कंपोनेंट की क्लास डायग्राम एंड उसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यूजर कंपोनेंट है उसके अंदर हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं दोस्तों। इसे हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली मुझे बताओ कि एक यूजर है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे। तो एक यूजर की आईडी रहेगी, यूजर का नेम रहेगा, यूजर का एड्रेस रहेगा, उसकी कार्ड रहेगी एंड उसकी ऑर्डर की लिस्ट रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर उसके मेथड्स में क्या रहेंगे, यूजर का कंस्ट्रक्टर एंड गेट यूजर कार्ड। ये सिंपल हमारा यूजर कंपोनेंट है दोस्तों। तो यूजर कंपोनेंट में हमने कुछ न्यू कंपोनेंट्स हमने देखे यहाँ पर कि यूजर के पास कार्ट है एंड यूजर के पास ऑर्डर्स है। तो चलिए दोस्तों अभी हम कार्ट कंपोनेंट को देख लेते हैं। तो हमारा जो कार्ट कंपोनेंट है उसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर भी करते हो तो आपके कार्ड में क्या रहता है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग आपने उस प्रोडक्ट के कितना अमाउंट आपने ऑर्डर किया है वो रहता है। एंड ये जो चीजें हैं ये डायनेमिक रहती है एंड जो भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाती है दोस्तों। तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कंपोनेंट में ही आ गई एंड जो काउंट है उसका उसका एक मैप हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं दोस्तों। तो जो कार्ट है उसमें हम प्रोडक्ट कैटेगरी एंड उसका काउंट का एक मैप स्टोर कर रहे हैं दोस्तों। इसके मेथड्स भी काफी ज्यादा सिंपल है दोस्तों। तो मेथड्स में है हमारी ऐड आइटम्स इन कार्ड, रिमूव आइटम्स फ्रॉम कार्ड, एम्प्टी कार्ड एंड गेट कार्ड आइटम्स। उसके बाद एक यूजर के पास क्या आ जाता है, ऑर्डर्स आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एक ऑर्डर नाम से भी एक कंपोनेंट बनाया दोस्तों। तो जो हमारा ऑर्डर नाम से जो कंपोनेंट है उसके अंदर हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं दोस्तों। हमारे एट्रीब्यूट्स कुछ इस तरह से, हमारे एट्रीब्यूट्स में यूजर है कि ये किस यूजर का कार्ट है, ऑर्डर है एंड डिलीवरी एड्रेस है, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड काउंट का एक मैप है, वेयर हाउस है, इनवॉइस है, पेमेंट है एंड ऑर्डर स्टेटस है। तो जो ऑर्डर जो कंपोनेंट है यहाँ पर आपको कई सारे न्यू कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि हमारा पेमेंट हो गया, ऑर्डर स्टेटस हो गया एंड इनवॉइस हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी हम इनवॉइस को देखते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा इनवॉइस है उसमें हमारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कि गेट टोटल आइटम प्राइस, टोटल टैक्स एंड फाइनल प्राइस। तो हमारी जो टोटल आइटम प्राइस है वो आ जाती है, टोटल टैक्स आ जाता है। सिंपल जो हमारा बिल आता है उसमें जितने भी चीजें होती है मेंशन वही यहाँ पर सिंपल एट्रीब्यूट्स है दोस्तों। एंड यहाँ पर हमारे कुछ मेथड्स डिफाइंड है कि जनरेट इनवॉइस, गेट टोटल आइटम प्राइस, गेट टोटल टैक्स एंड गेट फाइनल प्राइस। सिंपल हमारे कुछ मेथड्स है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा न्यू एक कंपोनेंट ऑर्डर स्टेटस नाम से। तो ऑर्डर स्टेटस एक इनम है दोस्तों जिसमें हमारे जो जितने भी वैल्यूज है वो स्टोर है, जैसे कि ऑर्डर के जो वैल्यूज है वो स्टोर है, जैसे कि ऑर्डर पेंडिंग में चला गया या फिर ऑर्डर कंप्लीट हो गया या फिर ऑर्डर कैंसल हो गया या फिर ऑर्डर जो भी ऑर्डर फेल हो गया, जो भी है वो यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस में स्टोर है दोस्तों। उसके बाद हमारा न्यू कंपोनेंट हमने देखा था पेमेंट। तो पेमेंट हमारा एक न्यू कंपोनेंट है दोस्तों। तो पेमेंट कंपोनेंट को देख लेते हैं एक बार।
तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पेमेंट कंपोनेंट है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है पेमेंट मोड, कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट मोड है वो हम डायनामिकली सिलेक्ट करेंगे दोस्तों यूजिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। यहाँ पर हम पेमेंट सिलेक्शन की स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंटरफेस बनाया है पेमेंट मोड नाम से, जिसके ऊपर हम बाकी की जो पेमेंट स्ट्रैटेजीज है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न ही क्यों यूज किया। अगर इसका जवाब अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न इसलिए यूज किया है कि आगे चल के अगर जो हमारा ब्लिंकिट का जो आर्किटेक्ट है वो अगर न्यू पेमेंट स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हो तो उसे इस बाकी के जो पेमेंट कंपोनेंट है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस लॉजिक को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर वो एक सिंपल न्यू कंपोनेंट या फिर न्यू क्लास क्रिएट करके न्यू स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस कर सकता है दोस्तों डायनेमिकली। तो यहाँ पर जो हमारा जो कोड है वो अनटच रहता है। यहाँ पर विदाउट चेंजिंग दी एग्जिस्टिंग कोड हम यहाँ पे न्यू स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा ऑर्डर कंपोनेंट। एंड हमारा जो ऑर्डर है हमारे पास ऐसा तो नहीं रहेगा कि सिर्फ एक ही ऑर्डर रहेगा, हमारे पास कई सारे ऑर्डर्स रहेंगे दोस्तों। तो ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऑर्डर कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर कंट्रोलर बनाया दोस्तों। तो ऑर्डर कंट्रोलर में आपने तो गेस कर ही लिया होगा कि ऑर्डर कंट्रोलर में क्या रहेगा, कि लिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्डर्स रहेंगी। यहाँ पर उसमें लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स रहेंगी दोस्तों, एंड यूजर वर्सेस ऑर्डर का मैप स्टोर रहेगा, कि मतलब इस यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग इतने ऑर्डर्स उसके हैं, वो स्टोर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे ऑर्डर कंट्रोलर की एक क्लास हो गई। वैसे ही हमारे पास यूजर्स भी कई सारे रहेंगे, तो हमारे पास यूजर कंट्रोलर नाम से भी एक क्लास आ जाती है जिसमें हम यूजर्स की लिस्ट को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यूजर आईडी वर्सेस ऑर्डर्स का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे एज अ मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है, क्योंकि यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग मतलब यूजर आईडी जो है हमारी की हो गई, एंड जो ऑर्डर्स है हमारे यूजर के पास कई सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो हमारी वैल्यूज हो गई। तो इससे मैं बिगो ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आसानी से उस करस्पॉन्डिंग यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स को फेच कर सकती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है। एंड यूजर लिस्ट को स्टोर करने के लिए मैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारी जो फिल्ट्रेशन एंड जो बाकी के जो ऑपरेशंस है वो काफी ज्यादा आसानी से हो जाए, इसलिए। तो ये था दोस्तों हमारे यूजर कंट्रोलर एंड ऑर्डर कंट्रोलर की क्लास डायग्राम। तो यूजर कंट्रोलर एंड ऑर्डर कंट्रोलर हमारा एक प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम में यूज हो रहा है दोस्तों। तो प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम की भी क्लास डायग्राम को देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम है इसमें हमने यूजर कंट्रोलर, वेयरहाउस कंट्रोलर एंड ऑर्डर कंट्रोलर को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा वेयरहाउस कंट्रोलर। यूजर लॉग इन करते बराबर अपना पिन कोड डालेगा या फिर ऑटोमेटिकली उसकी लोकेशन डिटेक्ट हो जाएगी, एंड उसके बाद हमारा वेयरहाउस कंट्रोलर पिक्चर में आता है कि कौन सा वेयरहाउस उसने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा वेयरहाउस कंट्रोलर आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारा यूजर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर इसलिए यूज हो रहा है ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग हमें यूजर आईडी एंड यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स को हम फेच कर सके। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्डर कंट्रोलर। तो यूजर ने जो भी ऑर्डर प्लेस किया है उसकी डिलीवरी होने तक के जो भी प्रोसेस जो मैनेज कर रहा है, पेमेंट से लेके इनवॉइस से लेके जो भी प्रोसेसेस है वो हमारा ऑर्डर कंट्रोलर मैनेज करेगा। यहाँ पर डिलीवरी सिस्टम भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने करंट एलएलडी में इंप्लीमेंट नहीं किया। करंट एलएलडी का भी काफी ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, जो कि आप कर सकते हो। तो फील फ्री टू इम्प्रूव दिस एलएलडी। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम है उसके अंदर हमने प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। गेट यूजर, गेट वेयरहाउस, गेट इन्वेंट्री, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ड, प्लेस ऑर्डर एंड चेकआउट जैसे हमने मेथड्स को डिफाइन किया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे ब्लिंकिट के एलएलडी की क्लास डायग्राम। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को भी एक बार देख लेते हैं। एलएलडी की क्लास डायग्राम तो हमने देख ली, तो कोड का एक आइडिया तो हमें आ ही गया होगा। तो देखते हैं हमने कोड को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। चलिए दोस्तों अभी हम यूजर कंपोनेंट एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स के कोड के इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं, एंड पैरेलली आप भी ट्राई कर सकते हैं इस कोड को इम्प्लीमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक यूजर नाम से क्लास बनाई है। उसके अंदर यूजर आईडी, यूजर नेम, एड्रेस एंड यूजर कार्ड डिटेल्स एंड ऑर्डर आईडीज ये नाम से मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है दोस्तों।
जिसके अंदर कार्ट हमारा एक कंपोनेंट है जिसे हम अभी देखेंगे। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे यूजर नाम से एक कंस्ट्रक्टर, जिसमें मैंने यूजर कार्ड डिटेल्स एक न्यू कार्ट ऑब्जेक्ट से असाइन किया है। एंड ऑर्डर आईडीज को मैंने एक एरे लिस्ट से डिनोट किया है दोस्तों। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा गेट यूजर कार्ड। तो गेट यूजर कार्ड हमारा यूजर, उस पर्टिकुलर यूजर की कार्ड की डिटेल्स को रिटर्न कर रहा है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है हमारा यूजर कंट्रोलर। तो यूजर कंट्रोलर क्लास में हमारे यूजर नाम से एक लिस्ट, यूजर कंट्रोलर नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया है। उसके बाद हमने ऐड यूजर, रिमूव यूजर एंड गेट यूजर नाम से कुछ मेथड्स को डिफाइन किया है दोस्तों, जिसमें से हमारा जो गेट यूजर है वो यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर यूजर को रिटर्न कर रहा है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है हमारा कार्ट कंपोनेंट। तो कार्ट कंपोनेंट में मैंने कार्ट नाम से एक क्लास बनाई है। उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस काउंट का एक मैप बनाया है दोस्तों। एंड कार्ट नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है दोस्तों, जिसमें मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी वर्सेस काउंट का जो मैप है उसे एक न्यू हैश मैप नाम से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज किया है दोस्तों। उसके बाद मैंने एक ऐड आइटम्स टू कार्ट नाम से एक मेथड बनाई है दोस्तों, जिसके अंदर मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी के करस्पॉन्डिंग उसके मैप में मैं उस प्रोडक्ट को ऐड कर रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस आईडी का जो प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी वर्सेस काउंट का जो मैप है उसके अंदर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ आइटम्स इन कार्ट। एंड उसके बाद हमारा जो मैप है उसके अंदर से हम रिट्रीव करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी के काउंट को। एंड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी के करस्पॉन्डिंग हम एटम को अपडेट कर देंगे, जितने भी हमने एटम्स ऐड करने हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट कैटेगरी है कोको कोला लार्ज बॉटल नाम से, एंड उस कैटेगरी के मेरे पास 100 बॉटल्स हैं एंड मुझे उसमें 20 एटम्स और ऐड करने हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, कोको कोला लार्ज बॉटल नाम से जो कैटेगरी है उसको फेच करूंगी। उसके जो एग्जिस्टिंग काउंट है दैट इज 100 काउंट है उसके, मतलब 100 एटम्स है उसके मेरे पास ऑलरेडी। तो उसमें मैंने 20 और ऐड कर दूंगी, मतलब 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 हो गया हमारा। तो ऐसे ये ऑपरेशन यहाँ पर हमारा लाइन नंबर 19 में परफॉर्म हो रहा है दोस्तों। अगर मेरे पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी को बना दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो हमारा मैप है उसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी को पुट करूंगी एंड उसका जो जितना भी काउंट है उसमें उसको मैं अपेंड कर दूंगी। जैसे कि अगर मुझे फेंटा लार्ज बॉटल ऐड करनी है एंड मेरे पास पहले से ही फेंटा लार्ज बॉटल नहीं थी, मतलब मेरे पास फेंटा लार्ज बॉटल मतलब 0 काउंट था, तो यहाँ पर जो मुझे 20 फेंटा की जो लार्ज बॉटल्स को जो ऐड करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितने हो जाएगा, फेंटा लार्ज बॉटल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 20 काउंट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पहले से तो फेंटा मौजूद था ही नहीं, राइट। तो ये था हमारा ऐड एटम्स टू कार्ट मेथड। उसके बाद आ जाता है हमारा रिमूव एटम्स फ्रॉम कार्ट। तो रिमूव एटम्स फ्रॉम कार्ट फंक्शनलिटी भी हमारी ऐड एटम्स फ्रॉम कार्ट जैसे ही परफॉर्म होगी दोस्तों। उसके बाद आ जाता है हमारा एम्प्टी कार्ट। तो एम्प्टी कार्ट क्या करेगा, जो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी वर्सेस काउंट का जो मैप है वो हमारा उसको एम्प्टी कर देगा दोस्तों। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा गेट कार्ट आइटम्स। तो गेट कार्ट आइटम्स हमारा जो प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी वर्सेस काउंट का जो मैप है उसे रिटर्न कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा कार्ट क्लास। चलिए दोस्तों अभी हम इनवॉइस क्लास को देखते हैं। तो इनवॉइस क्लास में सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है टोटल आइटम प्राइस, टोटल टैक्स एंड टोटल फाइनल प्राइस। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड भी डिफाइन की है जनरेट इनवॉइस। तो जनरेट इनवॉइस में मैं ऑर्डर को पास कर रही हूँ दोस्तों। अगर मेरा ऑर्डर नल है या फिर मेरे ऑर्डर की जो प्रोडक्ट कैटेगरी एंड काउंट का जो मैप है वो नल है, तो यहाँ पर मैं एक एरर डिस्प्ले करूंगी, दैट इज इनवैलिड ऑर्डर कैन नॉट जनरेट इनवॉइस। अगर मेरे कार्ट की जो आइटम्स है वो उसमें कुछ है ही नहीं तो मैं इनवॉइस किस चीज का जनरेट करूँ, राइट। तो इनवॉइस तो बनेगा ही नहीं उस केस में। अगर मेरे पास कुछ आइटम्स है जैसे कि ऑर्डर नल नहीं है या फिर प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस काउंट का जो मैप है वो नल नहीं है, तो यहाँ पर मैं इनवॉइस बनाऊंगी।
तो यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट स्टेटमेंट कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा रही हूँ दोस्तों। तो फॉर लूप लगा रही हूँ मैं प्रोडक्ट कैटेगरी एंड काउंट के मैप के ऊपर। तो यहाँ पर से मैं रिट्रीव कर रही हूँ प्रोडक्ट की आईडी एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी, एंड प्रोडक्ट की आईडी एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिट्रीव करने के बाद तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरी आइटम को भी रिट्रीव कर रही हूँ। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी के करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास कोई आइटम है ही नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरर, प्रोडक्ट कैटेगरी वॉज नॉट फाउंड फॉर द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी। अगर हमारे पास सक्सेसफुली वो प्रोडक्ट कैटेगरी आइटम मिल जाती है हमें, तो यहाँ पर हम जो आइटम की जो प्राइस है उसमें हम हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी आइटम की प्राइस असाइन कर सकते, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जैसे कि अगर मेरे प्रोडक्ट कैटेगरी की प्राइस अगर 200 है, 200 रुपए की कोको कोला की बॉटल है एंड मैंने 2 आइटम्स लिए, तो मेरी टोटल आइटम प्राइस क्या हो गई, 400 रुपए हो गई यहाँ पर। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कुछ टैक्स लगा रहे हैं, 10% का टैक्स हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हमारा जितना भी प्राइस हुआ था वो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं हमारा इनवॉइस। इस कोड को हम रन करके लास्ट में देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो ये था दोस्तों हमारा इनवॉइस का क्लास। तो दोस्तों अभी हमने यूजर क्लास को देख लिया, कार्ट क्लास को भी देख लिया अभी हमने। अभी हम देखते हैं एंड इनवॉइस क्लास को भी देख लिया। अभी हम देखते हैं ऑर्डर क्लास को। ऑर्डर क्लास के बाद हम देखेंगे ऑर्डर कंट्रोलर को एंड पेमेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को देखेंगे। एंड ऑर्डर स्टेटस तो हमारा सिंपली इनफ है, तो इसको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है हमें। तो चलिए दोस्तों अभी हम ऑर्डर के क्लास के कोड के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक ऑर्डर नाम से एक क्लास बनाई है, जिसके अंदर मैंने यूजर को डिफाइन किया है, एड्रेस डिलीवरी एड्रेस को डिफाइन किया है, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी एंड काउंट के मैप को डिफाइन किया है। एंड उसके बाद मैंने वेयर हाउस को डिफाइन किया है, इनवॉइस को डिफाइन किया है, पेमेंट को डिफाइन किया है, एंड ऑर्डर स्टेटस को डिफाइन किया है। तो ऑर्डर स्टेटस हमारे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को ट्रैक करेगा। एंड ऑर्डर स्टेटस जो है वो हमारा इनम है दोस्तों, जिसमें हमारे पेंडिंग, प्रोसेसिंग, कंप्लीटेड एंड फेल्ड ऐसे कुछ वैल्यूज डिफाइंड है दोस्तों। एंड उसके बाद हमारा ऑर्डर नाम से एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है, एंड चेकआउट नाम से हमने यहाँ पर एक मेथड बनाई है। तो चेकआउट मेथड हमारी क्या करेगी, जो भी हमारा ऑर्डर स्टेटस है उसको प्रिंट कराएगी, एंड उसके बाद वो हमारी इन्वेंट्री को अपडेट कर देगी दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फिर यहाँ पर हमारा जो वेयर हाउस है उसमें से हम एक आइटम को रिड्यूस कर देंगे दोस्तों। जैसे कि अगर मेरे वेयर हाउस में कोको कोला लार्ज बॉटल के अगर 20 आइटम्स पड़े हैं ऑलरेडी, एंड मैंने उसका एक आइटम मेरे कार्ट में डाल दिया एंड मेरा ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, तो 20 से घटकर क्या हो जाएंगे, वो 19 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। एंड उसके बाद हम मेक पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेक पेमेंट जो हमारा बुलियन फंक्शन है वो एक न्यू पेमेंट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर रहा है यहाँ पर, यूपीआई पेमेंट मोड बाय डिफॉल्ट। ये हम डायनेमिकली भी ले सकते हैं दोस्तों यूजर से, जबकि यहाँ पर हमने 3 पेमेंट स्ट्रैटेजीज को डिफाइन किया है। कार्ड पेमेंट मोड से पेमेंट कर सकते हैं, सीओडी से कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट मोड से कर सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ दिस कोड मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया है कि यूपीआई पेमेंट मोड से हम पेमेंट ले रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा हैंडल फेलियर्स एंड सिनेरियो। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गया या एंड फेल हो गया, उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा ऑर्डर स्टेटस कंप्लीट हो गया या फिर फेल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमारा पेमेंट जो है, यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल, ऑर्डर अपडेटेड, कि कंप्लीट हो गया ऑर्डर। एंड उसके बाद अगर हमारा पेमेंट फेल हो जाता है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं कि ऑर्डर फेल हो गया। उसके बाद जो हमारे जो मेक पेमेंट जो मेथड है वो यहाँ पर हमने डिफाइन की है नीचे, जिसके अंदर हमने पेमेंट को इम्प्लीमेंट किया है। एंड देन हमने जनरेट इनवॉइस मेथड को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। एंड उसके बाद ऑर्डर स्टेटस एंड कैंसिल ऑर्डर, ये मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों, जिसका फिलहाल में तो हमने कोड में कहीं पर भी यूज नहीं किया है। बट आगे चल के अगर इस कोड की फंक्शनलिटी को इंक्रीज करना हो तो आप इस मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑर्डर को तो हमने देख लिया, एंड ऑर्डर स्टेटस इनम को भी देख लिया था हमने। तो चलिए दोस्तों अभी हम ऑर्डर कंट्रोलर को देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑर्डर कंट्रोलर नाम से एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने ऑर्डर की लिस्ट को डिफाइन किया है एंड उसके बाद मैंने यूजर आईडी वर्सेस ऑर्डर्स का एक मैप डिफाइन किया है। तो यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग जितने भी ऑर्डर्स है वो उस मैप में स्टोर हो जाएंगे दोस्तों। एंड यहाँ पर मैंने ऑर्डर कंट्रोलर नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है एंड क्रिएट न्यू ऑर्डर नाम से एक मेथड बनाई है दोस्तों। तो क्रिएट न्यू ऑर्डर हमारा यूजर ले रहा है एंड वेयर हाउस ले रहा है एज अ पैरामीटर। तो हमारा जो ऑर्डर है वो एक न्यू ऑर्डर यहाँ पर बन रहा है दोस्तों ऑर्डर कंस्ट्रक्टर के मदद से। उसके बाद जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है उसमें हम अपेंड करा रहे हैं हमारा जो न्यू ऑर्डर अभी अभी हमने जो बनाया था उसको। एंड जो हमारा यूजर आईडी वर्सेस जो ऑर्डर्स है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर यूजर आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो पर्टिकुलर यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो जो हमारा न्यू ऑर्डर है वो अपेंड हो जाएगा उस पर्टिकुलर यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग। अगर जो हमारी यूजर आईडी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती यूजर आईडी वर्सेस ऑर्डर्स के मैप में, मतलब हमारा जो यूजर है वो न्यू यूजर है यहाँ पर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक यूजर ऑर्डर नाम से एक न्यू एरे लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर दोस्तों। एंड उस एरे लिस्ट में हम हमारा यूजर का ऑर्डर पुट कर देंगे एंड हमारा जो मैप है उसे अपडेट कर देंगे दोस्तों सिंपली यहाँ पर। एंड जो हमारा जो क्रिएट न्यू ऑर्डर है उस ऑर्डर में हम जो हमने अभी अभी जो ऑर्डर बनाया था उसे हम रिटर्न कर देंगे दोस्तों। उसके नीचे हमारे कुछ एक्सटेंडेड मैथड्स है दोस्तों जिसे हमने फिलहाल के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ऑर्डर के बाद आ गया था हमारा ऑर्डर कंट्रोलर एंड के बाद हमारी बच जाती है पेमेंट क्लास। तो पेमेंट क्लास के कोड के इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं काफी ज्यादा सिंपल एंड आसान तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पेमेंट नाम से एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने पेमेंट मोड नाम से एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। एंड पेमेंट मोड जो है हमारा वो पेमेंट की जो भी स्ट्रैटेजी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसमें से एक मोड ऑफ पेमेंट लेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पेमेंट स्ट्रैटेजी को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पेमेंट मोड नाम से एक इंटरफेस बनाया है जिसके ऊपर मैंने बाकी के पेमेंट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कार्ड पेमेंट मोड नाम से एक स्ट्रैटेजी को बनाया है जिसके अंदर हमारी जो मेक पेमेंट जो मेथड है वो ओवरराइड हुई है। एंड उसके बाद मैंने सीओडी पेमेंट नाम से एक क्लास बनाई है जिसके अंदर हमारी जो मेक पेमेंट मेथड है वो भी ओवरराइड हुई है। एंड उसी तरह से यूपीआई पेमेंट नाम से एक क्लास बनाई है जिसके अंदर हमारी जो मेक पेमेंट जो मेथड है वो ओवरराइड हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने किसी भी पेमेंट मेथड का लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यहाँ पर आप आगे चल के यहाँ पर कोई भी पेमेंट गेटवे की एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो कोड है ये एक्सटेंड हो सकता है एंड यहाँ पर मैं हर एक पेमेंट मेथड में ट्रू रिटर्न करा रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने पेमेंट जो हमारी कंपोनेंट है उसकी भी सारे क्लासेस को देख लिया है एंड समझ भी लिया है, ऑर्डर को भी देख लिया, ऑर्डर कंट्रोलर को भी देख लिया। अभी हम देखते हैं इस पूरे ब्लिंकिट एलएलडी के हार्ट को, दैट इज प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम को देखते हैं। तो प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम हमारा बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है यहाँ पर दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमारे सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है एंड कुछ मेथड्स है दोस्तों, जैसे कि यूजर कंट्रोलर एट्रीब्यूट, ऑर्डर कंट्रोलर एट्रीब्यूट एंड वेयर हाउस कंट्रोलर एट्रीब्यूट। तो चलिए दोस्तों प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम नाम से एक क्लास बनाई है एंड इस क्लास में मैंने यूजर कंट्रोलर, वेयर हाउस कंट्रोलर एंड ऑर्डर कंट्रोलर को डिफाइन किया है। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम नाम से एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया है जिसके अंदर मैं एक न्यू यूजर कंट्रोलर, वेयर हाउस कंट्रोलर एंड ऑर्डर कंट्रोलर बना रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने एक गेट यूजर नाम से एक मेथड बनाई है जो कि यूजर आईडी एज अ पैरामीटर ले रहा है एंड यूजर कंट्रोलर से वो उस करस्पॉन्डिंग यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर यूजर को रिटर्न करा रही है दोस्तों। एंड यहाँ पर मैंने गेट वेयर हाउस नाम से भी सेम मेथड बनाई है जिसका लॉजिक भी सेम है। एंड उसके बाद यहाँ पर गेट इन्वेंट का भी उसका भी लॉजिक सेम ही है दोस्तों। एंड यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स टू कार्ट एंड यहाँ पर प्लेस ऑर्डर एंड चेकआउट नाम से मैंने एक मेथड बनाई है दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी हम मेन मेथड को देखते हैं एंड इस कोड को रन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी मेन मेथड जिसमें हमारी जो ब्लिंकिट की जो एलएलडी है वो पूरी रन हो रही है दोस्तों इसमें। एंड चलिए देखते हैं वो किस तरह से रन हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्रिंट करा है वेलकम टू ब्लिंकिट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने जो परफॉर्म की है वो है क्रिएट वेयर हाउस इन द सिस्टम। तो वेयर हाउस को क्रिएट करने के लिए हम जो कुछ मैथड्स है उनको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री मैथड को कॉल आउट किया है। तो चलिए दोस्तों ऐड वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री मैथड को देख लेते हैं। तो ऐड वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री मैथड हमारी क्या कर रही है, सबसे पहले एड्रेस को
डिफाइन कर रही है, मतलब उस पर्टिकुलर वेयर हाउस की लोकेशन को डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पर मैंने वेयर हाउस का कुछ एड्रेस डाला है एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक न्यू इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट बनाया दोस्तों। एंड उस इन्वेंट्री के अंदर हम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को ऐड कर रहे हैं दोस्तों। एंड हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को ऐड कर लिया, जैसे कि कोको कोला कोल्ड ड्रिंक को ऐड किया जिसकी प्राइस है 100 एंड लक्स स्मॉल सोप को ऐड किया जिसकी प्राइस है यहाँ पे 50। एंड उसके बाद हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम न्यू प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है कोको कोला एंड उसका प्रोडक्ट आईडी 1 है। एंड उसके बाद हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं लक्स। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी 1 के करस्पॉन्डिंग दो प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2। तो यहाँ पर मैंने कोको कोला को ऐड किया है इस प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी में, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक के आईडी में। एंड जो मेरी लक्स स्मॉल सोप है उस प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी में मैंने लक्स को ऐड कर दिया दोस्तों। एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ कि प्रोडक्ट जो है हमारे वो सक्सेसफुली इन्वेंट्री में ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हम जो हमारी जो इन्वेंट्री है उसको हम हमारे वेयर हाउस में डाल रहे हैं। एंड हमारे जो वेयर हाउस में है उसमें हमारे जो पैरामीटर्स है, जैसे कि वेयर हाउस लोकेशन को हमने डाला एंड इन्वेंट्री को हमने डाला, तो हमारा जो वेयर हाउस है यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हम यूजर को बनाएंगे। तो ब्लिंकिट सिस्टम में जब आप जाते हैं तो फर्स्ट आपका वेयर हाउस ऑलरेडी रहता है वहां पर एंड उसके बाद हम यूजर बनाते हैं, दैट इज हमारे खुद की प्रोफाइल। तो यहाँ पर हमने यूजर्स की एक लिस्ट बनाई है दोस्तों एंड यहाँ पर हम क्रिएट यूजर नाम से एक जो मेथड है उसको कॉल आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्रिएट यूजर मेथड में हमारी क्या हो रहा है। तो दोस्तों जो हमारी क्रिएट यूजर मेथड है उसमें हम प्रिंट करा रहे हैं क्रिएटिंग यूजर नाम से एक लॉग प्रिंट करा रहे हैं। एंड यहाँ पर हमने एक न्यू यूजर बनाया है जिसकी यूजर आईडी को हमने दिया है 1 एंड यूजर नेम को हमने दिया है मेरा नाम। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस को असाइन कर रहे हैं कुछ वैल्यूज एंड यहाँ पर हम रिटर्न करा रहे हैं वो पर्टिकुलर यूजर। तो चलिए दोस्तों अभी हमने यूजर तो बना लिया। उसके बाद हमारा आ जाता है फीड द सिस्टम विथ इनिशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम है उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है दोस्तों। तो हमारे प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम में कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे कि यूजर की लिस्ट एंड वेयर हाउस की लिस्ट हमने दे दी है प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम को। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डिलीवरी फ्लो को मैथड को कॉल आउट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों डिलीवरी फ्लो मैथड को देख लेते हैं। तो हमारा जो डिलीवरी फ्लो मैथड है ये हमारे प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए इनपुट ले रहा है एंड यूजर आईडी को एज ए इनपुट ले रहा है। तो हमारे प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम में हमारे वेयर हाउस की लिस्ट है एंड यूजर की लिस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रिंट करा रही हूँ रनिंग द डिलीवरी फ्लो फॉर यूजर आईडी। उसके बाद हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग यूजर को फेच करा रहे हैं एंड हमारा जब यूजर रिट्रीव हो जाता है तो हम एक लॉग प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद हम गेट वेयर हाउस एंड बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस, जो भी पर्टिकुलर हमारा जो यूजर है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी उसको नियरेस्ट वेयर हाउस है उसे फेच करा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक नियरेस्ट वेयर हाउस सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को कॉल आउट कर रहे हैं। तो हमारा वेयर हाउस जो है यहाँ पर फेच हो जाता है। उसके बाद हम इन्वेंट्री को फेच करा रहे हैं दोस्तों। तो हम इन्वेंट्री को फेच करा रहे हैं एंड इन्वेंट्री को शो करा रहे हैं हमारे यूजर को कि देखो भाई इतने इतने सामान आपके घर के पास के वेयर हाउस में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री को डिस्प्ले करा रहे हैं इस प्रिंट इन्वेंट्री मैथड की मदद से। तो हमारी जो प्रिंट इन्वेंट्री मैथड है ये फॉर लूप चला रही है प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट के ऊपर जो कि इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री में मौजूद है। उसके बाद जब हमारी पर्टिकुलर इन्वेंट्री प्रिंट हो जाती है तो हमारा यूजर क्या करेगा कि उस इन्वेंट्री में से जो भी सामान उसको चाहिए उसको वो सिलेक्ट करेगा, कार्ट में ऐड करेगा एंड चेकआउट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट वो कैसे कर रहा है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फॉर लूप चलाया है इन्वेंट्री की प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट के ऊपर एंड जो भी हमारी जो लिस्ट है वो अगर इक्वल टू हो गई जो भी यूजर का इनपुट है, मतलब यूजर को अगर कोको कोला खरीदना है तो वो कैटेगरी डालेगा कि उसे कोको कोला कोल्ड ड्रिंक खरीदना है। अगर उस कैटेगरी से मैच होता है तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर वो मैच नहीं होता तो हम यहाँ पर एक एरर डिस्प्ले करा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है हमारे करंट इन्वेंट्री में, वो हम प्रिंट करा सकते हैं दोस्तों। एंड उसके बाद जब हमारे प्रोडक्ट तो दोस्तों यहाँ पर हमने
जैसा मैंने अभी बताया था वो हमने प्रिंट कराया है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी यूजर को चाहिए वो अगर है ही नहीं अवेलेबल, तो यहाँ पर एक एरर प्रिंट हो रहा है कि प्रोडक्ट कैटेगरी वॉज नॉट फाउंड इन द इन्वेंट्री। उसके बाद हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं कार्ट में। यहाँ पर हम सिंपली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहे हैं उस यूजर के करस्पॉन्डिंग एंड कितने क्वांटिटी उसने ऐड की है वो, एंड उसके बाद हम ऑर्डर को प्लेस करा रहे हैं एंड उसके बाद हम ऑर्डर को चेकआउट करा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल फ्लो ऑफ ब्लिंकिट एलएलडी। तो चलिए दोस्तों, अभी इस पूरे कोड के इम्प्लीमेंटेशन को हमने अभी कर लिया है काफी अच्छे तरीके से, तो इसे रन करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले हमने वेलकम टू ब्लिंकिट प्रिंट कराया है, उसके बाद हमारा वेयरहाउस ऐड हो चुका है एंड कैटेगरीज इन्वेंट्री में ऐड हो चुकी, प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री में ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमारी जो करंट इन्वेंट्री लिस्ट है वो कुछ इस तरह से दिखती है दोस्तों, जो हमारा यूजर ऐड करने से पहले ही जो भी हमारा प्री रिक्विजिट है ब्लिंकिट एप्लीकेशन ने कर दिया है दोस्तों, इन्वेंट्री वगैरह बना लिया उसने। उसके बाद हमारा जो यूजर है वो ब्लिंकिट पे चला जाता है, वो खुद के डिटेल्स डालता है, खुद का नाम डालता है एंड पिन कोड डालता है, एंड उसके बाद इनिशियल सेटअप यहाँ पे रन होता है कि मतलब उस यूजर के करस्पॉन्डिंग जितने जो भी नियरेस्ट वेयर हाउस है वो फेच करने का सेटअप यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा डिलीवरी फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यूजर हम रिट्रीव कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे नियरेस्ट वेयर हाउस फॉर दिस पर्टिकुलर पिन कोड हम फेच कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा नियरेस्ट वेयर हाउस सिलेक्ट हो चुका है एंड उसके बाद हमने वेयर हाउस को सिलेक्ट कर लिया, इन्वेंट्री रिट्रीव हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पर हम जो करंट इन्वेंट्री है उस यूजर के नियर बाय वेयर हाउस में उसको हम प्रिंट करा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री में से जो यूजर है उसने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट किया है एंड उस प्रोडक्ट को उसने कार्ट में ऐड कर दिया दोस्तों। एंड कार्ट में ऐड करने के बाद जब वो चेकआउट करता है तो उसे ये इनवॉइस मिल जाता है दोस्तों, एंड उसकी फाइनल प्राइस हो जाती है 220 रुपीज़ एंड उसके बाद टैक्स को मिलाकर, एंड उसके बाद ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो जाता है, ऑर्डर स्टेटस फिलहाल में पेंडिंग हो जाता है एंड उसके बाद जब हमारा जो ऑर्डर स्टेटस है कुछ देर के बाद प्रोसेसिंग में चला जाता है, जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तब हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जब हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग हो गया तो हमने ऑर्डर को कंप्लीट बता दिया। उसके बाद हम एक और फ्लो ऐड कर सकते हैं डिलीवरी सिस्टम का, जो कि इस कोड को और एक्सटेंड कर देगा। तो यहाँ पर हम डिलीवरी सिस्टम को भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे ब्लिंकिट की एलएलडी का पूरा इम्प्लीमेंटेशन कि ब्लिंकिट कैसे सब कुछ 10 मिनट्स में डिलीवर करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से अगर आपकी ज़रा सी भी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली प्लेलिस्ट में मैं बाकी के एलईडीज़ को कवर करूँगी, रेट लिमिटर्स एंड पेमेंट गेटवे जैसे एडवांस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो याद से सब्सक्राइब करना मत भूलना।